अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की मैथ हम लोगों ने शुरू की हुई थी और उसकी कुछ जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो अपलोड हो चुकी हैं इस चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th की जो मैथ है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लास 10th की जो मैथ है ये हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड है। तो हिस्से के कौन कौन से हैं? तो हमारे पास इसका जो पहला हिस्सा है वो अलजब्रिक है। तो अलजब्रिक और दूसरा हिस्सा जो है वो हमारे पास ज्योमेट्री है, जिसमें हमारे पास थ्योरम्स भी आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है। तो पार्ट जो 1 है अलजब्रिक, उसको शुरू करते हैं और उसका जो यूनिट 1 है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं स्टूडेंट्स, लाइक अगर मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिखूँ bx + c = 0 और एक इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूँ ax² + bx + c = 0, तो अब दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं, और ये हमने प्रीवियस जो क्लासेस थी 8 तक वहाँ पे हमने इस इक्वेशन को पढ़ा है। इसे कहते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। और ये जब इक्वेशन की जो डिग्री है वो सेकंड डिग्री हो या उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो जाए, क्या हो जाए? 2 हो जाए, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, यानी इसकी पावर स्क्वायर हो जाए। और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं अगर आपको एक दो बातें और बताऊं तो ये देखें कि अगर इसी इक्वेशन में हम अगर ये कह दें कि a = 0 है तो ये सारे की सारी जो टर्म है ये क्या हो जाएगी? 0। तो हमारे पास के क्या बचेगा? bx + c। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि अगर a जो कोफिशिएंट है अगर इसको 0 कर दिया जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो लीनियर इक्वेशन बनती है। और अगर आप a के बजाय अगर b को इक्वल कर दें 0 के तो आपके पास क्या बनता है? ax² + c = 0। और ये जो हमारे पास इक्वेशन बनती है इसे हम कहते हैं प्योर इक्वेशन या परफेक्ट इक्वेशन, इसे हम लोग कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है? तो इसको सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन, सेकंड होता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसमें हम लोग कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो है 1.1। तो 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने इक्वेशन बनानी है। अब यानी इसको सोल्व नहीं करना, सिर्फ आपने इक्वेशन बनानी है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको अगर आप देखें तो वो कहता है कि हमारे पास x + 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 3 के साथ, और जो कि हमारे पास इक्वल है -7 के। अब अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है? x का स्क्वायर, यही x इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ भी याद रखिएगा जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन प्लस होता है। तो प्लस माइनस माइनस, ये 3x से होगा तो 3x, और ये यहाँ पे भी प्लस है, प्लस 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 7x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 7 3 21 = -7। तो अब ये -7 है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x², ये दोनों आपस में प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं। 7 में से 3 में माइनस का करें आप तो बड़ी रकम का साइन प्लस, और 4x यहाँ पे -21, और ये -7 इस साइड पे आएगा तो +7 हो जाएगा। +7 = 0। अब 21 में से आप अगर 7 को माइनस करते हैं 4x, बड़ी रकम का साइन माइनस, तो आपके पास ये कि क्या बचता है? ये आपके पास बचता है 14 =
0। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 की उसने बात की है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ यही है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है, इसको फर्दर आगे सोल्व नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो यही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसको देखना है कि हम उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो अब फैक्टराइजेशन का भी एक सवाल जो है एक्सरसाइज से ही लेते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 2, उसका जो पार्ट 1 है कि x² - x - 20, x² - x - 20 = 0। तो अब फैक्टराइजेशन के हमारे पास जो मेथड्स होते हैं, जो आप कह लें कि स्टेप्स होते हैं, वो क्या होते हैं। तो जो स्टेप 1 होता है वो ये होता है कि आपने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है x² के कोफिशिएंट के साथ। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है x² के साथ जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब कांस्टेंट क्या है, -20 जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, यानी -1 मल्टीप्लाई +1 मल्टीप्लाई -20 = 20 आ जाएगा। ये स्टेप 1 है। और स्टेप 2 क्या होता है कि जो सेंटर वाला वैल्यू होती है हमारे पास, अब हमने 2 फैक्टर्स बनाने होते हैं ऐसे कि हम उन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए -20, और उन फैक्टर्स को आपस में अगर प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाए सेंटर में। अब इस x का कोफिशिएंट क्या है, ये स्टेप 2 में देखते हैं, इसका है -1। तो उन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो -20 आए, और उन्हें प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास -1 आ जाए। तो इसको करने का सिंपल मेथड जो है वो क्या है कि आपके को मल्टीप्लाई करके अब क्या चाहिए 20। तो आप अगर 1 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो क्या आता है 20। मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू हमें चाहिए वो तो आ रही है, मगर इन दोनों को प्लस या माइनस करने से -1 नहीं आता। तो आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को ऐसे लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करना है कि 20 आ जाए। तो 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 20 तो आ रहा है, मगर इन दोनों को प्लस माइनस करने से -1 नहीं आ रहा। तो 3 से के टेबल में 20 नहीं आता, तो आप अगर 4 से करें तो 4 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 20। जो स्टेप 1 है 20 वो हमारे पास आ रहा है। तो क्या 5 में से 4 को माइनस किया जाए तो माइनस आता है जी, -1 आ रहा है। अब यहाँ पे प्लस माइनस करके जो वैल्यू चाहिए होती है उसका जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा लगाते हैं। तो यहाँ पे आपने साइन लगाना है माइनस और उसके साथ आपने साइन लगाना है प्लस। तो अब 5 4 20 प्लस माइनस माइनस यानी -20 हमें चाहिए, ये फैक्टर ओके हो गया। अब जब प्लस माइनस -5 में से 4 गए 1 बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, तो -1 भी आ गया। तो अब ये 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो अब ये जो 2 फैक्टर्स आते हैं इन्हें सेंटर वाली जो x की वैल्यू होती है उसकी जगह लिखते हैं। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, x² वैसे ही और -20 भी वैसे ही आ जाएगा। अब जो x की वैल्यू है बेसिकली वो इन 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। तो पहला फैक्टर क्या है मेरे पास +4x, क्योंकि x जो है वेरिएबल है ये तो साथ आता ही रहेगा, और ये क्या है -5x और -20 = 0। तो अब यहाँ तक लिखने के बाद अब इन फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से हमने कॉमन लेने होते हैं। तो कॉमन अब आप यहाँ से दोनों में क्या चीज़ ऐसी है कि जो दोनों में मौजूद है, तो वो x है। तो यहाँ से अगर आप x को कॉमन लें तो अंदर यहाँ पे कितने x हैं, 2x है, एक x बाहर आ जाएगा और एक x यहाँ पर रह जाएगा, प्लस 4 का ये x बाहर आ गया और ये 4 ऐसे ही। अब यहाँ पे माइनस और दोनों में ऐसा कौन सा लफ्ज़ है कि जो कॉमन आ सकता है, तो वो 5 है। 5 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा x,
और 5 के टेबल में 20 कितनी बार आता है? 4 टाइम आता है। तो ये बाहर अंदर माइनस है और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस 5 4 ज़ा 20। तो अब आपका क्वेश्चन ठीक है नहीं तो वो आपको इन जो हमारे पास फैक्टर्स बच जाता है ब्रैकेट के अंदर, इससे आइडिया होता है। तो कॉमन का बेसिकली मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ अभी कि बेसिकली जो लफ्ज़ हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे अब मैंने x कॉमन लिया है, तो अब कॉमन लेने का मतलब क्या है कि ये लफ्ज़ अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो रहा है। एक्स स्क्वायर यानी x के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 4x के साथ भी ये डिवाइड हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे -5 कॉमन लिया तो यहाँ पे ये 5x और -5 डिवाइड हो रहे हैं, और ये जो है यहाँ पे -20 है तो उसके नीचे माइनस जो है 5 ये डिवाइड हो रहा है। तो अब हुआ क्या कि अब यहाँ से ये x से कैंसिल हुआ तो इसकी जगह क्या बच गया? सिर्फ एक x, वो हमने लिख लिया। यहाँ से x से कैंसिल हुआ तो 4, यहाँ 5 से कैंसिल हुआ तो क्या बचा मेरे पास? अंदर सिर्फ x, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गए? प्लस, और 5 4 ज़ा 20, तो ये आ गया। तो बेसिकली जो हम लोग कॉमन लेते हैं वो चीज़ होती है कि अंदर वही वैल्यू अगर सबके साथ डिवाइड की जाए तो वो परफेक्टली सबके साथ डिवाइड हो जाए तो वही चीज़ कॉमन ली जाती है। अगर ना ली जाए तो वो फिर वो बाद की बात है कि फिर हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो अब जब ये आ जाता है तो एक दफ़ा फिर हम इनमें से कॉमन लेते हैं। अब दोनों में सेम चीज़ क्या है? x+4, तो x+4 को कॉमन लेते हैं। तो जब x+4 को कॉमन लिया जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला x और ये वाला -5। तो ये दो हमारे पास फैक्टर आ गए और इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अब ये x यानी अगर आप x+4 को इक्वल टू 0 करें और x-5 इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा? +4 इस साइड पे आया तो -4, और ये -5 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? +5। ज़बरदस्त, ओके हो गया। तो अब ये हमारे पास सवाल होते हैं फैक्टराइजेशन से हम इनको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसी तरह ये और भी बहुत से क्वेश्चन है। तो एक और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व नहीं करवाता, मगर उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा तो वो मैं आपको करके बता देता हूँ। तो इसी का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, अगर आप उसको देखें तो वो उसमें थोड़ा सा सवाल जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, मगर उसने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। तो हम उसको देख लेते हैं कि उसने क्या किया है। कहता है कि हमारे पास 3y का स्क्वायर इक्वल है y और y-5 पे। तो अब इसको कैसे सोल्व किया जाए? तो इसको अब वही बात है कि ये लेफ़्ट साइड पे है, ये ऐसे ही रहेगा, और राइट साइड पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। y से होगा तो y² -5y। अब आप इन दोनों को लेफ़्ट साइड पे ले आए। तो जब भी साइड्स चेंज होती हैं, यानी तो लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, तो साइंस चेंज होते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है, इस तरफ आएगा तो -y², यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +5y = 0। अब यहाँ से 3y में से एक y माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 2y का स्क्वायर +5y = 0। अब यहाँ से तीसरी कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम यहीं से इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या आ जाएगा? y। तो अंदर क्या बचेगा? 2y + 5 = 0। तो यहाँ से ये y इस 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से ये 2y + 5 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब ये +5 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? 2y - -5, और 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, -5/2। ये आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको फैक्टराइजेशन समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके जो बाकी पार्ट्स हैं मैं उनकी जो सिंपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मैं आपको बनाकर दे दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।